चलिए जी, हमारी क्लास अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2023 के पेपर्स हम नवंबर वाले कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट 2023 नवंबर P2 वेरिएंट 23, जिसको हमने कल बीच में छोड़ा था बिकॉज ऑफ टाइम रनिंग आउट। सो लेट मी सी who's that, Abdul Hadi and जवाद अब्दुल्ला। ठीक है जी। here we are 2023 वेरिएंट 23। जी बच्चों, एक जनरल टिप मेरे माइंड में आ रही थी। समटाइम्स स्टूडेंट्स से व्हाट दे नो, दे राइट व्हाट दे नो। यस, दैट्स व्हाट दे शुड बी राइटिंग, बट ऑलवेज थिंक व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू नो। क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, अभी एक मैं A2 की क्लास कर रहा था, वहाँ पे मैंने खुद एक क्वेश्चन को अपेरेंटली मिस इंटरप्रेट किया। तो उसमें एक दो बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं जी क्वेश्चन इस तरह है, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऑलवेज डोंट टेल द एग्जामिनर व्हाट यू नो, टेल देम व्हाट दे वांट टू नो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब लेट्स स्टार्ट विद, ये हम कर चुके थे कल। इसका पहला क्वेश्चन पीईएस वाला भी हमने कर लिया था, मुझे बताएं जरा। पीईएस वाला कर लिया था ना? और बी पार्ट इसका किया था कि नहीं? 2B, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पी, ये नहीं कर लिया था। तो अब हम कर रहे हैं नीचे वाला जी, 3A। ये भी हो गया था। बी पार्ट नहीं हुआ, मुझे बता दें बेटे। क्वेश्चन 3A को पहले पढ़े। मासिल जरा देखिए सब बच्चे, क्या ये किया था कि नहीं। तो थोड़ा सा इसको कर लो। मुझे लगता है राइट एट द एंड मैंने इसको समराइज तरीके से करवा दिया था। तो लेट्स लेट्स हाँ, लेट्स जस्ट, अब कर ही रहे हैं तो इसको जरा अच्छी तरह कर लेते हैं। एंड some kids may not like it, but it's okay. Let's go to the class again because some kid is looking to join us. Rafia, right जी, आज अटेंडेंस कुछ बेहतर है। आई एम हैप्पी, संडे इज गुड। तो लेट्स नाउ गो टू, एक मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, उस पर इसको कॉपी करके क्वेश्चन को हम जल्दी से कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बच्चे खुद मैसअप करेंगे अगर करेंगे तो। वो क्या रहा है जी? बैक टू द क्लास मीटिंग, जस्ट अ सेकंड। ओ माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम आयजा जे, गुड टू सी यू। बेटे तैयारियां कर रहे हो आयजा? गुड गर्ल, चलिए लेट्स स्टार्ट जी। एक्सप्लेन, एंड अशलीना हैज सच अ बिग स्माइल ऑन हर फेस बिकॉज हर फ्रेंड हैज जॉइंड। सो एक्सप्लेन व्हाई द प्रोविजन ऑफ बस। अच्छा जी, आज तो माशाल्लाह बच्चे ही बच्चे आए जा रहे हैं। लेट्स लेट दिस किड एंटर एज वेल। अहमद, वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स। Right, Ji. Assalamu alaikum, Ahmed Khan. We're starting the class right now. Explain why the provision of bus and local rail mass transit services in cities is classified as a private good and not a public good. And consider why such services might only be provided by private sector. I think we did it properly. मैंने ये कल करवाया था बच्चों, पिछली वीडियो में है ये। So you guys want to still do it? You still want to do it? Okay, चलिए let's do it जी। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के मेरे बच्चों 332 याद रखना, 8 मार्क्स में से 3 मार्क्स है। इसके अंदर आपने क्या एक्सप्लेन करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट या पब्लिक गुड्स, दोनों ही कर दो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आई थिंक आई मिसस्पेल्ड इट अ लिटिल बिट, तो ठीक कर देते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक स्लैश प्राइवेट गुड्स, इसी पे जज करना होता है बेटे। ये नहीं है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करी तो पब्लिक है, प्राइवेट सेक्टर दे तो प्राइवेट है। ये बहुत ही बुरी मिसकंसेप्शन है और एग्जामिनर को इमीडिएटली आप एक्सपोज हो जाते हैं कि इस बच्चे को तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती। एक सेकंड जी, लेट मी लेट दिस किड एंटर। फिनिश, ऑलराइट। तो लेट्स गेट बैक टू द क्लास। सबसे पहले पब्लिक या प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक या दोनों के बता देते हैं।
पब्लिक गुड्स क्या होती हैं जी? नॉन एक्सक्लूडेबल। उसका मतलब क्या है? नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन वंस दे आर प्रोवाइडेड। दे आर ऑल्सो नॉन राइवल इन नेचर, मीन्स कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द बेनिफिट एंड अवेलेबिलिटी फॉर अदर कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से देर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। सम पीपल पे एंड द रेस्ट बेनिफिट विदाउट पेइंग। सो अब आप में से कोई मुझे बताए, लेट्स से रुमेसा, प्राइवेट गुड्स दे आर एक्सक्लूडेबल, इसका क्या मतलब है रुमेसा? शाबाश बेटे, कॉन्फिडेंस के साथ। नॉन एक्सक्लूडेबल था, नो वन कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन बाय से चार्जिंग अ प्राइस। एक्सक्लूडेबल क्या होगा? प्राइवेट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। कम ऑन रुमेसा, जल्दी करो, टाइम लग रहा है बेटे। ओके, लेट्स गो टू आनिश। आनिश, प्राइवेट गुड्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सक्लूडेबिलिटी। एक्सक्लूडेबल से क्या मुराद है? बच्चों इसी चीज से ना। नहीं, वो ये देखो आपने गलत बोला, तो अब आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। एक्सक्लूडेबल मीन्स नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड, स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन बाय चार्जिंग अ प्राइस। Sorry, excludability means people can be stopped from consumption, can be excluded from benefit by charging a price. आने समझ आया? ये आप बात कर रहे थे राइवलरी की। तो एक बार फिर सुन लें, प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, पीपल कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम कंजम्पशन बाय चार्जिंग अ प्राइस फॉर द गुड, दे आर राइवल। अब कोई बच्चा मुझे बताए राइवल क्या है? परफेक्ट, कंजम्पशन बाय वन पर्सन या वन कंज्यूमर, लिखो ज्यादा अच्छा है। रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी फॉर द रेस्ट, बहुत अच्छे मोहम्मद वली। ओके, उसके बाद मेरे बेटे इसमें देखो नेक्स्ट, दे हैव अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। देयर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम इन पब्लिक गुड्स बिकॉज एवरीबडी हैज टू पे फॉर द यूज प्राइवेट गुड्स। ठीक है, मैं पब्लिक गुड लिखा हो तो मेरे मुंह से निकल गया। सो पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को नहीं रोका जा सकता इस्तेमाल से, पैसे चार्ज नहीं किए जा सकते, प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती। नॉन ड्राइवल, एक आदमी के इस्तेमाल से स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस वगैरह का बेनिफिट कम नहीं होता। फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग टैक्स का पैसा देते हैं, बाकियों को फ्री में मिल जाती है। जबकि प्राइवेट गुड्स आर opposite, they're excludable, price can be charged and people can be stopped from consumption who do not pay. They are rival in nature, consumption by one person reduces their availability for the rest of the consumers. There is a free rider problem in that, no free rider problem in that, only those who pay will benefit। बच्चे ये 3 मार्क्स जाया नहीं होने चाहिए, ये बहुत आसान है। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब बच्चों एनालिसिस, ये भी 3 मार्क्स है, एज वी डिस्कस्ड 3 मार्क्स। इसके अंदर हमने अप्लाई करना है लोकल बस एंड रेल सर्विसेज को इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे प्राइवेट गुड्स के। मुझे बताएं, लेट्स से फिजा, अगर आपका माइक चल रहा है पहले ये बताइए, माइक चल रहा है? ओके फिजा, मुझे बताएं, पब्लिक बसेस एंड रेल जो होती है, ये गवर्नमेंट, सॉरी, जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, ये एक्सक्लूडेबल कैसे होती हैं? परफेक्ट, वी हैव टू बाय अ टिकट, वी हैव टू बाय अ पास, अ ट्रैवल पास। तो ऐसी वर्ड यूज करें ताकि एप्लीकेशन हो जाए। सो आपकी जो ये जो mass transit है, bus and local rail services often have a ticket on them. Actually, most of the times they have a ticket on them. There's a pass required. So only those consumers who pay for them will benefit from them. Hence, they become a private good because of excludability. Yes. अब इसी को बताएं मुझे, लेट्स से फैजान, के ये राइवलरी कैसे है इनमें?
लोकल बस एंड रेल सर्विसेज में राइवलरी कैसे है बेटे? फैजान इलाही, आई थिंक, चलिए। ये कौन बच्चा बोल रहा था? मुसब गुड वर्क। देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, एक बंदे ने रेल की या बस की एक सीट ले ली, ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, तो द रेस्ट विल नॉट बी एबल टू गेट दैट सीट। लिमिटेड क्वांटिटी है तो राइवलरी आ गई। हेंस देर इज नो फ्री राइडर प्रॉब्लम, ओनली दोज हु पे विल बेनिफिट फ्रॉम देम, हेंस इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट गुड। यहां पे आपके मेरे बेटे 6 मार्क्स आ चुके हैं। हाउ इजी इज दिस? अब 2 मार्क्स के लिए कि वाई सच सर्विसेज माइट ओनली बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो ये हमारी इवैल्यूएशन है। कौन बच्चा करेगा क्यों प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देंगे हम कि वो ये चीजें प्रोवाइड करें? बहुत अच्छे एफिशिएंट होता है प्राइवेट सेक्टर, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, और लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेगा। एशलीना? So that they operate on the market forces, so the equilibrium is kept as per the demand of the. Okay, Ashlina is saying कि yes, there'll be no surplus or shortage. The right amount of this service will be provided to those who are willing to pay. ठीक हो गया। इसके अलावा जी, often government lacks funds to finance such projects and run such projects, so इस केस में भी private sector को यूज किया जाता है। सो लेकिन एक कमेंट दे दीजिएगा, however they are not only provided by private sector, government cannot can also provide it। तो ये हमारा आंसर हो गया जी। ऊंचा ऊंचा बोलो ताकि सब सुने। हाँ, कह सकते हो। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है कि इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट देमसेल्व्स, दे विल हैव टू टैक्स पीपल हेवीली। सो इस, यस, तो उससे बचने के लिए भी कि लोगों पे टैक्स बर्डन ना बढ़े, वो प्राइवेट सेक्टर को यूज करते हैं। सो एवरीबडी स्टेप बाय स्टेप क्लियर। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, आपकी जो प्राइवेट गुड्स होती हैं, दे आर एक्सक्लूडेबल, पीपल कैन बी स्टॉप फ्रॉम कंजम्पशन बाय चार्जिंग अ प्राइस। They are rival in nature. Consumption by one person reduces their availability for others. There is no free rider problem, only those who pay benefit. It is opposite of public goods which are non-excludable. No one can be stopped from consumption. They are non-rival. Consumption by one does not reduce the benefit for others, availability for others. There is a free rider problem. Those who pay will benefit and those who don't pay will also benefit। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, फ्लड डिफेंसेस। एनालिसिस में इसको जज करें। लोकल बस एंड रेल सर्विस इज confirm a private good because it is excludable. Those who do not own a pass for travel or do not have money to buy the ticket will not be allowed to travel. Secondly, a seat taken by one passenger in a bus or a train will leave room for lesser passengers to be accommodated. So there is rivalry. Hence, there is no free rider problem. Only those who are paying are benefiting from them. They should be provided by private sector because private sector is more efficient, geared towards profit motive, is likely to reduce the cost, make it more efficient. Very well planned buses and routes बड़े अच्छे बनाएंगे. As a result, they will be efficient and low cost producers. Number two, government often lacks funds, so private sector is used to provide such services. Number three, government may have to charge heavy tax revenue from people. So instead of burdening population, they would rather let private sector provide these services. प्राइवेट सेक्टर करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। ये हो गया जी हमारा 8 मार्क का क्वेश्चन डन। अब हमारा आता है जी 12 मार्क का, असेस वेदर बस एंड लोकल रेल सिस्टम्स इन सिटीज शुड रिसीव सब्सटैंशियल सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, बच्चे बहुत मिस हैंडल करते हैं। कई दफ़ा पास में इस तरह क्वेश्चन आया और बच्चों ने बहुत ही मिस हैंडल किया। बेटे सबसे पहले इसमें आपने याद रखना है कि मेरे पास नॉलेज एंड एनालिसिस के 8 मार्क हैं जिनको 4+4 में मैंने डिवाइड किया करना है। वाई सब्सिडाइज बस एंड लोकल रेल सिस्टम्स एंड वाई नॉट सब्सिडाइज। ठीक है, सिंपल, आपने इस तरह करके इसको देखना है। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट डिफाइन
सब्सिडी मेक अ ग्राफ, ताकि अब सबको आता है सप्लाई कर्व को राइट पे शिफ्ट कर देना है, प्राइस कम हो जाएगी, उधर ही आपको एक दो मार्क्स मिल जाएंगे। सब्सिडीज आर फाइनेंशियल ग्रांट्स बाय द गवर्नमेंट, लोन्स ऑन लो इंटरेस्ट और एग्जैक्ट ग्रांट जो वापस नहीं पे करनी होती। So if government does that, local rail systems and buses, their cost of production will reduce. They will be able to lower price and provide the service to a larger audience. ठीक हो गया? उसके बाद बेटे ग्राफ बना देना, उसको एक्सप्लेन कर देना कि देखो सप्लाई राइट पे शिफ्ट हो रही है, प्राइस गिर रही है। अब इसको हम अब फॉर वाई सब्सिडाइज, हम इसलिए सब्सिडाइज करते हैं कि इसको हम मेरिट गुड कह सकते हैं, क्योंकि लोग इसको यूज करते हैं जनरल वेलफेयर के लिए, टू गेट टू देयर वर्क, टू गेट टू देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू गेट टू हॉस्पिटल्स। तो ये मेरिट गुड्स में फॉल हो जाती है, जो कि अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्री मार्केट में। हाँ, मैंने कल भी करवाया था। जी जी, बोले बोले। हाँ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, आपने कल भी ये बात की थी, बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद जी, डीमेरिट गुड्स लाइक पर्सनल कार्स, उनका यूज कम हो रहा है, reduces, such as personal cars। उससे क्या हो रहा है जी, एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो रही हैं, पोल्यूशन, कंजेस्शन ऑन द रोड, डर्ट फैलना, एक्सटर्नल कॉस्ट लाइक पोल्यूशन एंड स्मॉग एंड कंजेस्शन, इस तरह की चीजें आपके शहरों में कम हो जाएंगी। रिड्यूस, ठीक हो गया। उसके अलावा आप कह सकते हैं जी, जनरल वेलफेयर है कि आपका अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है लोगों की, लो प्राइस की वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इनकम्स जनरेट हो रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो दैट इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। ये 4 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स, वेल एस्टैब्लिश्ड, गुड इनफ, ठीक है। इसमें ये भी कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर में भी। जी जी, हम मासिल, सॉरी, reduces external cost. As in the use of क्या कह रहे हैं, सॉरी? He wants to understand this statement, basically that the demerit goods are used. अच्छा, reduces, demerit goods use reduces, ठीक है। use of demerit goods, use of demerit goods use reduces such as personal car। अब समझ आ गया। हम बसेस पे जाएंगे तो पर्सनल कार्स का हम इस्तेमाल करेंगे, लाहौर में स्मॉग पोल्यूशन वगैरह कम हो जाएगी। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। उसके बाद जो है, हाँ जी हाँ जी, जी शरियार। हाँ हाँ, वो तो मैंने मैंने कहा है बेटे, जनरल वेलफेयर लोअर, मैंने शुरू में ही ये बात की थी कि सब्सिडी विल रिड्यूस दिस जनरल वेलफेयर प्रोडक्ट्स प्राइस थ्रू आउट द सिटी। आपको सस्ती इजी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी, जो कि एफिशिएंट भी होगी प्राइवेट सेक्टर की वजह से, और रूट्स बड़े वेल डिजाइंड होंगे। ठीक हो गया? तो वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यस, इट्स वेरी वैलिड पॉइंट। कुछ ऐसी बातें ना लिख दीजिएगा जो इनवैलिड हो टॉपिक। जी जी जी, बोले। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है, जहां पे उनको इनफ कमानी लग रही वो, हाँ हाँ हाँ, लॉस मेकिंग रूट्स को बंद कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, शाबाश, सम किड्स आर थिंकिंग सो राइट। व्हाई नॉट सब्सिडाइज? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। व्हाई नॉट सब्सिडाइज? हमेशा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लाजमी लाएं। Huge funds will be required for the government to finance these subsidies throughout the country. As a result, there will be an opportunity cost of other pressing uses such as education, healthcare, defense, etc. अकेला इसके 2 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं। उसके बाद जी, लैक ऑफ फंड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसे कम थे तो उन्हें शायद बोरो करना पड़े, जिससे नेशनल डेट बढ़ जाए। बढ़ाते जाओ बात को। फिर जी, मिस यूज ऑफ सब्सिडीज, अक्सर
प्राइवेट सेक्टर सब्सिडीज को उधर नहीं लगाता जिधर गवर्नमेंट चाह रही होती है, वो अपने और किसी मकसद के लिए लगा देते हैं, तो उसमें ये फंड्स जो है मिसयूज हो जाएंगे। फिर जी जैसे आप लोगों ने कहा, मैं ऐड कर देता हूँ, लॉस मेकिंग रूट्स माइट बी क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो ये अच्छी बच्चे जब आप बात करते हैं तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है और हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। माइट बी क्लोज्ड, और क्या था जी, एक पॉइंट और था, इंफॉर्मेशन फेलियर मसलन। हाँ वो तो लोकल लॉस मेकिंग रूट्स, वो मिस इंफॉर्मेशन फेलियर था। अच्छा, ओवर सब्सिडाइज अंडर सब्सिडाइज, हाँ, इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी। ठीक है, इनकरेक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी, ठीक है माहिन, बिल्कुल सही पॉइंट था आपका जी। अब मेरे ख्याल काफी हो गया इस साइड पे, आपको ऐड करना चाहिए जल्दी से करवा दो, क्वेश्चन हमने कल भी किया था, तो लेट्स मूव ऑन टू मैक्रो। बताइए मुझे और कोई अगर ऐड करना चाह रहे हैं। इवैल्यूएशन जी करना चाहिए कि नहीं, नाउ समवन डू इट नाउ। हम आप प्लीज लिख सकते हैं बेटे, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर एक ही फर्म को लाइसेंस दे दिया था पूरे शहर में प्रोवाइड करने का, तो वो मोनोपोली बन के एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं इवैल्यूएशन 4 मार्क्स की कैसे करोगे, 8 मार्क्स तो अच्छे बच्चे ले ही जाओगे जी। इवैल्यूएशन बताएं इसकी, करना चाहिए सब्सिडाइज के नहीं, वो कंक्लूजन है। क्यों नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, गिव मी अ कंपैरिजन। एज डिस्कस्ड अबव, इस तरह करके स्टार्ट करें, यू गाइस शुड बी एबल टू इवैल्यूएट नाउ। बहुत अरसा हो गया। अश्लीना आप ऊंचा ऊंचा बोलो, लेट्स सी। ये जी जी बेटे, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मुझे इसका 4 मार्क्स चाहिए, पूरा बताओ। ये एनालिसिस आपके सामने, इसी की बेस पे फाउंडेशन बिल्ड करो, जजमेंट बिल्ड करो और कंक्लूड करो। वेरी गुड। पहला वाला ठीक था हासिल, लेकिन ये पहले वाला बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस को रिपीट करना शुरू हो गए, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट वाज करेक्ट, बट क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन 4 से 2 मार्क्स पे आ रही है, मुझे ये डर लग रहा है। ठीक है, हाँ, एनालिसिस में आप हाईलाइट कर सकते हो, मेरी बात सुनो, मसल मसल मसल, इवैल्यूएशन में हमेशा हाईलाइट करो अपने एनालिसिस को, फिर बिल्ड करो, कोई नई बात लाओ और फिर इवैल्यूएट करके कंक्लूड करो। अब बताएं। हम्म, ये ये चलो, अब जरा बात किसी साइड पे जा रही है, तो लेट्स डू द इवैल्यूएशन। लिख दूं बच्चों या बोल दूं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनकम्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स, जॉब्स, जनरल वेलफेयर में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं जी इवैल्यूएशन की, एज डिस्कस्ड अबव। गवर्नमेंट should subsidize these public welfare amenities as they can be classified as a merit good। इस पे मेन हमारा आर्ग्यूमेंट है, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट, कि नॉर्मली ये अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, कम प्रोड्यूस हो रही है, तो यस गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज देम, ताकि पब्लिक वेलफेयर एमेनिटीज, बसेस, रोड्स इस्तेमाल होने से, बसेस एंड ट्रेन इस्तेमाल होने से वेलफेयर बढ़ेगी, मेरिट गुड बढ़ेगी। ठीक है, लोअर एक्सटर्नल कॉस्ट्स, एक और मार्केट फेलियर हमारा दूर हो रहा है, एटसेट्रा। हाउएवर
subsidies should be carefully administered. ये नहीं कि गवर्नमेंट दे के भूल जाए और प्राइवेट सेक्टर पे टोटली छोड़ दे. ठीक है. रिगार्डिंग their intended use and should be done for short run only and removed as soon as possible. The nature of this good या सर्विस लिख देते हैं. सर्विस does give economic justification, yet careful analysis, बल्कि मैं एक वर्ड बीच में ऐड कर दूं, केयरफुल कॉस्ट benefit analysis is required for appropriate level and time for subsidies. एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देखो कुछ चीजें ऐड होने वाली है. As discussed above, government should subsidize these public welfare amenities as they can be classified as a merit good. They lower external costs, etc. However, subsidies should be carefully administered regarding regarding their intended use and should be done for short run only and removed as soon as possible. The nature of this service, लिख दिया मैंने. Service does give economic justification to provide them, yet careful cost benefit analysis is required for appropriate level and time for subsidies. समझ आ गया बच्चों? Let's move on to macro now. अब सबसे पहले हम मेरे नहीं ख्याल दोनों क्वेश्चंस कर सकेंगे. ये चलें तरतीब से ही करते हैं, पहले वाला करते हैं और उसके बाद दूसरे वाला अगर हमारे पास टाइम बचा तो. Let's see the first question. With reference to a country that is known to you, explain the main causes of unemployment and consider which of these causes is most significant. हमने ये क्लास में किया था जुबानी डिस्कशन में. अब मुझे बताएं, बच्चे इसमें ना बहुत ही वाइड आंसर दे देते हैं. फ्लड आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी जी, नेचुरल डिजास्टर आए अनएम्प्लॉयमेंट. करेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स ने उसको अपनी अपनी कैटेगरीज में रखा हुआ है. वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन वगैरह का साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल है, क्लासिकल है. तो हम उन टर्म्स को यूज किए बगैर इकोनॉमिक्स पेपर में इनका स्कोर नहीं कर सकते. वंस आई गेव दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन और बच्चों ने बहुत लंबे लंबे पेजेस लिखे लेकिन कहीं ये नाम नजर नहीं आए, मैंने उनको 0 मार्क्स दिए एंड दे वर अपसेट कि सर बातें तो हमारी सारी ठीक थी. बेटे बात ठीक होना अपनी चीज है, लेकिन एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बगैर सीआई भी स्कोर नहीं देने वाला और मैं भी नहीं दूंगा. सो जस्ट मेक श्योर. ये एक थोड़ा सा फॉरगॉटन सा टॉपिक है, आसान बहुत है ना, 10-15 मिनट में हो जाता है. तो मैं हमेशा बच्चों को वार्न करता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कभी भी इजी ना लीजिएगा. ये है बहुत आसान, लेकिन इसको इजी नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट नेचर इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडरिंग इट्स सो इजी. तो अब वो कहता है जी, विद रेफरेंस टू अ कंट्री दैट इज नोन टू यू, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंसिडर विच ऑफ दीज कॉजेज इज मोस्ट सिग्निफिकेंट. अगेन दिल कर रहा है फटाफट आंसर करें, नहीं पहले मार्क स्कीम, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के 3 मार्क्स. मुझे कोई बच्चा बताओ जी, किस किस चीज का मार्क यहाँ पे आएगा, हमें क्या डिफाइन करना है? विल डिफाइन व्हाट? सॉरी, गो अहेड. अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. हाँ, when people are willing and able to work but cannot find a job at current wage rates. ठीक हो गया. उसके बाद बेटे दूसरा मार्क, जैसे ही हम पहली कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बता देंगे, आप कहो जी आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, माय कंट्री व्हिच आई एम फेमिलियर विद.
इन पाकिस्तान देर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सारे ही हैं बाय द वे. तो आप कीजिएगा जी, पहला कर दीजिएगा frictional. Some people leave the job in Pakistan and look for a better paid opportunity. So this is search unemployment, part of frictional unemployment. फिर कर दीजिएगा, in summers we travel towards the mountains, hospitality, tourism is at peak. After that workers are let go because demand falls. बस थोड़ा सा फ्रिक्शनल. फिर स्ट्रक्चरल जी, आप कहिए कि जी बिकॉज पाकिस्तानी रूपी हैज बिन, चलो उसको तो हम बैक एंड पे लाते हैं, तो हम स्ट्रक्चरल में कर सकते हैं. पाकिस्तान इज स्लोली डेवलपिंग, एज अ रिजल्ट टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, so there is technological unemployment. Typists have lost their jobs to word processors. Many banking jobs were lost due to introduction of ATMs. इस तरह की बात अगर नई भी एग्जांपल देते तो हम ये बोलो कि advances in technology in Pakistan resulted in loss of some मैनुअल अनस्किल्ड वर्कर्स जॉब्स. ठीक है, ये स्ट्रक्चरल है. हर को एक्सप्लेन करो. स्ट्रक्चरल इज व्हेन द इकोनॉमी स्ट्रक्चर चेंजेस, डिमांड फॉर अ होल इंडस्ट्री फॉल्स. तो स्ट्रक्चरल को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया. फिर जी ओवरऑल पाकिस्तान के पीरियड्स आए हैं जिसमें उनका हमारा जीडीपी गिरा है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड गिरी है, और एग्रीगेट डिमांड गिरने से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आई है क्योंकि वर्कर्स की डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पे है. तो फ्रिक्शनल की एक दो बताएं, स्ट्रक्चरल की एक दो बताएं. इंपोर्टेड गुड्स ने हमारी गुड्स को रिप्लेस किया है, वो भी स्ट्रक्चरल का हिस्सा है. इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट साइक्लिकल भी, क्योंकि ओवरऑल रिसेशनरी कैफियत हमारे मुल्क में रही है. ऊंचे बोलो ना, हाउ कैन या एवरीथिंग फॉल्स अंडर दिस. इधर देखो तो साइक्लिकल बन जाए. No, that is not a cause of unemployment. That's a supply side problem. We don't have the right word. ठीक है ना? Cause of unemployment are these. So frictional, structural, cyclical, classical भी कर सकते हो. दो required हैं आपको सिर्फ. तो सबको समझ आ रहा है बच्चों, या कोई यहाँ पे हेल्प की जरूरत है मुझे बता दें. ये हमारा जब इनको एक्सप्लेन कर दोगे तो नॉलेज के मार्क्स भी, एक बार मैं बता रहा हूं कहां कहां से यही मार्क देगा. जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करोगे, व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब एट करंट वेज रेट, 1 mark. In Pakistan, there are various types of unemployment existing parallel, such as frictional, when people leave one job and look for another high paid job, called search unemployment. 1 mark. यह एनालिसिस का दूसरा भी शायद आपको मिल जाए. Structural unemployment is also prevalent in our country because economy structure has changed, demand for certain skills have reduced, such as technological advancement have led to laying off of many unskilled workers who could not update themselves according to new technology. फिर आप कह सकते हो जी कि some imported goods and services replaced local goods and services, causing international unemployment, again part of structural unemployment. Overall, Pakistan's economy has declined in the last few years due to political turmoil, whatever, which has resulted in fall in aggregate demand in certain quarters. As a result, workers have been let go due to cyclical reasons. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोर्स वही है, सिर्फ पाकिस्तान साथ नेट कर रहे हैं. इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स कैसे आएंगे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉज क्या है. अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉज स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल है. Pakistani rupee depreciated and we were an importing country dependent on imported oil and raw materials. तो as a result cost push inflation आई, जिसकी वजह से structurally कई industries like textiles, leather, even sports goods, they suffered. Okay, oil is a key input in all industries. तो उधर हमारे structural unemployment आई. फिर ओवरऑल इनकम लेवल गिरने की वजह से हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी आई. स्ट्रक्चरल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान. बच्चों मुझे बता दें, कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, ये हो गया जी हमारा ये क्वेश्चन. अब हम देखते हैं बी पार्ट. assess whether supply side policy is the only way of reducing long term unemployment in an economy. अब इसमें आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग टर्म वाली हैं उनसे लिंक करके आंसर करना होगा. तो विल स्टार्ट विद सप्लाई साइड पॉलिसीज आर दोज which are aimed at increasing output, efficiency, productivity in a country to increase aggregate supply in the long run. ठीक है, they cause potential growth. थोड़ा बता दीजिएगा. One of them is education and training. Because of lack of new technological advancement knowledge,
Some workers get redundant and stay long term unemployed due to structural reasons. So if the government can arrange training, education on latest emerging industries and skills, workers will get that training and will be able to find jobs. Such long term unemployment can be tackled through that. ठीक है जी. उसके बाद आप कर लें जी कि if aggregate demand has fallen in a country and it's marred with cyclical unemployment, government can reduce taxes or reduce interest rates, increase money supply. फिस्कल की खाली बात कर लो, टैक्सेस रिड्यूस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा, अपना बजट डेफिसिट करेंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स सी प्लस आई प्लस जी में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. अगर हमारी कुछ इंडस्ट्रीज रीजनल एरियाज जो स्पेशलाइज कर रहे थे सर्टन गुड में और उसके मुकाबले में कोई इंपोर्टेड गुड आ गई और वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो भी लॉन्ग टर्म होगा. उसके लिए हम उन डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दे सकते हैं और उनके वर्कर को ऑक्यूपेशनली मोबाइल करने के लिए और स्किल्स पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है. इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स वो भी दिया जा सकता है कि जो वर्कर्स ढूंढ रहे थे जॉब, काफी अर्से से नहीं मिली, अब उनको शायद अपनी स्किल के मुताबिक जॉब मिल जाए. ये 4 मार्क्स हुए जी. डाउन साइड क्या है? ये सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज बहुत महंगी हैं, रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अदर यूजेस. फिर सप्लाई साइड पॉलिसीज आर ओनली इफेक्टिव इन लॉन्ग रन, बहुत अरसे बाद जाके इनका इफेक्ट सामने आता है. तो बेसिकली शॉर्ट रन गवर्नमेंट को कम नहीं करेंगे जी मेरे बेटा. You can. That's a beautiful one. It's a beautiful one. बिल्कुल export processing zones, tax free zones, tax holidays to firms, कुछ भी ऐसा करोगे, yes, उससे आपकी employment generate होगी. अब हमने एक बात देखनी है कि क्या ये only way है? अब यहाँ हमें एक और पॉलिसी को लाना है. Supply side policies are a major way of reducing long-term unemployment, but it can be supplemented with demand side policies like fiscal and monetary, where government reduces taxes, increase government spending in fiscal policy, reduces interest rates and increase money supply in monetary policy. All of that will allow firms to set up in hire more workers. As a result, long term unemployment can be reduced by using demand side policies as well. Evaluation में हम बताएंगे जी कि as discussed above, supply side policies reduce long term unemployment but they take a long time to be effective. Demand side policies are rather quicker, स्पेशली इनकम टैक्स के रिड्यूस करना. एकदम से वर्कर घर में जो बैठे होते हैं उनको लगता है मैं अच्छी जॉब के पैसे मिल रहे हैं, वो आना शुरू कर देते हैं, फर्म्स हायर करना शुरू हो जाती हैं कि प्रॉफिट टैक्स कम कर दो. दे हैव अ मोर immediate impact. To conclude, a mixture of supply side and demand side policies carefully administered will result in reduction in long term unemployment. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके जी, डू वी हैव टाइम या जुबानी नंबर 5 खत्म कर लेते हैं ए पार्ट. एक्सप्लेन हाउ import tariffs might correct an imbalance in the current account of balance of payment and consider whether these tariffs are the best way of correcting such an imbalance. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टर्म्स क्या है जी? टैरिफ्स. बताओ कोई बच्चा, डिफाइन करो. मासिल के अलावा कोई और आए इस वक्त प्लीज. कौन सा? हाँ, जरा दोबारा बोलिए, मैं जरा एक मैसेज पढ़ रहा था, दोबारा बोलिए. नहीं, बैन थोड़ी है बेटे, ये रेगुलेशन भी नहीं है. टैरिफ क्या होता है? टैरिफ, यस, थैंक यू. टैरिफ इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स. अब जैसे ही आपने बैन बोला उसको फौरन पता लग गया इस बच्चे को टैरिफ का पता ही नहीं है. टैरिफ्स आर एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स. ठीक है, अब बोल दो कि दे कैन बी एड वेलोरम, दे कैन बी स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटीज इन पाकिस्तान, सिंपल. फिर जी इम्बैलेंसिंग लिखा हुआ है. इम्बैलेंस का बताना है, करंट अकाउंट की डेफिनेशन के साथ साथ इम्बैलेंस बताना है. करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स इनफ्लोज फ्रॉम
exports, primary and secondary incomes, and outflows for imports, primary and secondary income balances. ठीक हो गया? Inflows from exports, primary and secondary incomes are recorded, and outflows for imports, primary and secondary incomes are recorded in current account of balance of payment. Its imbalance means either there is a deficit, outflows are greater than inflows, or there is a surplus, inflows are greater than outflows. कुछ समझ आ रहा है? ये नॉलेज के मार्क्स कैसे मिल रहे हैं? 3 यहां पे आपको मिल गए। फिर जी, टैरिफ क्या बेस्ट तरीका है? पहले हम देखते हैं टैरिफ कैसा है। ठीक है, imposing a tariff on imported goods, for example cars, machinery, or even consumer goods, will result in increased cost of importing. सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करके दिखा दो, सिंपल माइक्रो वाला ग्राफ, प्राइस क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करें, प्राइस बढ़ जाएगी। The rise in price of imported goods will reduce the demand for imports. Now the consumers will switch towards domestic goods. ठीक है, this will reduce the deficit of current account of balance of payment. समझ आ गया? However, if the demand for goods was inelastic, tariffs will not be very effective. Secondly, for example दे देना, medicines, raw materials लाजमी मंगवाने हैं आपने बाहर से, so it will not be very effective. Secondly, tariff does bring revenue to the government which can be used to subsidize domestic industries. ठीक है, उससे भी हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज कर दो, उससे बेहतर हो जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। लेकिन क्या ये बेस्ट वे है? If demand is inelastic, quotas are a better way than tariffs because they do not take price into the equation. They simply set a physical limit on how much can be imported. If tax revenue was not the main preference, then quotas are again a better way because government can administer कि मुझे कितना imports करने की इजाजत देनी है, कैसे करना है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी एक और तरीका है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए हमारी। ये सब करने के बाद evaluation, tariffs are a good method of reducing imports and correcting current account deficit, but if demand is elastic, if we are not in a free trade zone. In other cases, other methods should be used instead of tariffs. क्यों बच्चों, समझ आ गया है या कोई कंफ्यूजन? हम्म। टैरिफ के ऊपर हम इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि टैरिफ सिर्फ चीज को महंगा करता है। अगर सिगरेट्स थी, मेडिसिन थे, रॉ मटेरियल थे, फर्म्स ने मंगवाने ही मंगवाने हैं, लोगों ने मंगवाने ही मंगवाने हैं, डिमांड इन इलास्टिक, उस केस में कोटा इज बेटर। ठीक है, हम टैरिफ मेनली लगा रहे हैं अपने रेवेन्यू के लिए भी। अगर रेवेन्यू मेन प्रेफरेंस नहीं है तो फिर कोटाज या एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देना, हमारे पास पैसा है तो वो बेहतर तरीका है। समझ आ गई मासल? तो हमने तो करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करना है बेटे। हाउ डिमांड इन इलास्टिक है तो इंपोर्ट्स बहुत कम रुक गिरेंगी बेटे। कोटाज में इन इलास्टिसिटी की मसला ही खत्म हो गया, हमने लगा दिया, बस वो उतने हजार चीजें ही आएंगी। समझ आ गया? यस ऑफ कोर्स, टैरिफ के और दूसरे के आप रिटेलिएशन की बात कर सकते हो। ठीक है, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम, लेट्स लुक एट द मार्क स्कीम कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है। वैसे आई थिंक हम थोड़ा वाइड हो रहे हैं आंसर से, तो लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। आपको बहुत सिंपली मैंने ये डॉक्यूमेंट बना के भेजा हुआ है मार्क स्कीम वाला, उसको यूज करें। दिस इज फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट सीआई रियली वांट्स। तो अब हम जी इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, हमारे पास 4-5 मिनट ही रह गए हैं, लेट्स जस्ट फिनिश इट। ये हो गया था वो वाला सब्सिडीज वगैरह वाला। ये देखिए जी, सबसे पहले नॉलेज के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मेंट बाय, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट वाला ये तो आ गया, सॉरी, सप्लाई साइड पॉलिसीज। ये देखें, what is meant by an import tariff? An indirect tax imposed on imported goods. ठीक है, what is measured by the current account of balance of payment? It records the inflows from exports, primary and secondary incomes, and outflows for the same. What is meant by imbalance? It means either a surplus or a deficit. देखो कितना simple, clarified mark scheme है. We cannot diverge from it. Surplus is when inflows from all these accounts are greater than outflows, and deficit is when outflows are greater than inflows. Analysis of how import tariffs will affect price of import.
हाउ दिस मे अफेक्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंपोर्ट्स एंड हाउ दिस मे करेक्ट द बैलेंस। बहुत सिंपल था, हमें उल्टा करने की जरूरत ही नहीं थी, आप समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा स्टिक टू द बेसिक्स 8 मार्क के लिए। फिर जी, फाइनल इफेक्ट इज अनसर्टन एज अ रिजल्ट ऑफ पीईडी फॉर इंपोर्ट्स, अदर पॉलिसीज कैन बी यूज्ड वेदर ट्रेडिंग कंपैरेटर्स रिटेलिएट, ये लिख दिया आपने, अच्छी बात है। रिजर्व 1 मार्क फॉर जस्टिफाइड कंक्लूजन, जब डिमांड इनइलास्टिक है तो कोटाज लगाओ, जब रेवेन्यू चाहिए तो टैरिफ्स लगाओ, ठीक है, इलास्टिक डिमांड है तो टैरिफ लगाओ। ये हमारा सारा कहानी थी। समझ आ गया मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन? आई एम टेलिंग यू दीज मार्क स्कीम्स आर टू इजी फॉर A1, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनी हुई है, इनको यूज करें, अपने बेनिफिट के लिए लाएं। सिर्फ यही पढ़ के ना आप 6 मार्क्स तक तो बड़े आराम से आते हैं अगर बेसिक्स आती हैं। उसके बाद 8 मार्क्स आहिस्ता आहिस्ता हम उस पर भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। चलें, दैट्स इट जी, आई एम क्लोजिंग द क्लास, क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग। एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम।